दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करने वाला हूं जिसका स्टॉक मार्केट में बहुत कम लोगों को पता होगा। अगर आप रेगुलरली, अगर आप किसी भी यूट्यूबर के अगर आप रेगुलरली वीडियो देखते हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो अच्छी बात है, देखना भी चाहिए। पर मुझे नहीं लगता कि इतने इन डेप्थ एनालिसिस या इतना इन डेप्थ हर म्यूचुअल फंड का एनालिसिस, गिने चुने कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो सबको पता होते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे एसबीआई म्यूचुअल फंड हो, निप्पॉन इंडिया का हो, एक्सिस का हो, एचडीएफसी का हो, आईसीआईसीआई का हो, ठीक, ये सबको पता होते हैं। पर कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि छुपे रुस्तम टाइप के होते हैं। इन्वेस्टर से या तो उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है या एक्सपीरियंस करवाया नहीं जाता है। पर ये सीकेडी स्टॉक मार्केट एक ऐसा न्यूज़ चैनल है जहां पर आपको इन डेप्थ एनालिसिस हर म्यूचुअल फंड का करवाया जाता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट के लास्ट छोर पे ही क्यों ना बैठा हो। ढूंढ ढूंढ के लाया जाएगा ताकि आप अपने आप से तमाम भतेरे भतेरे म्यूचुअल फंड्स का वीडियो देख के एक अच्छा अपने लिए भी आप लेकर के रख पाओ। एनएवी की अगर मैं इस म्यूचुअल फंड की बात करूंगा तो 68 रुपये का एनएवी है। डेफिनेटली बहुत बहुत सही वैल्यूएशन पे इसका एनएवी खड़ा हुआ है। अगर मैं अब देखो धमाकेदार चीज़ें स्टार्ट करती, क्योंकि तो सबसे अच्छा जो रिटेल इन्वेस्टर को क्या लगता है, उसको लगता है अच्छा रिटर्न। दूसरे नंबर पर उसे क्या चाहिए, जो अगर वो अच्छा रिटर्न चाहिए तो उसे ये चाहिए होता है कि भाई रिस्क मेरे से बिल्कुल ना लिया जाए। ठीक, रिस्क या तो जीरो हो या तो ना लिया जाए। क्योंकि जब एज आपका कहीं ना कहीं 35 से प्लस हो जाता है, 35 के ऊपर एज हो जाता है, 35 साल से ऊपर जब आपका एज हो जाता है, तो आपको क्या होता है 11-12% का ही कोई दे दे रिटर्न, यही बहुत है। मैंने काफ़ी सारे लोगों को, जब मैं आईटीआर फाइल करता हूँ तो वहाँ पर देखता हूँ कि वहाँ पर चूँकि डिटेल्स जाती है इन्वेस्टमेंट की, तो देखता हूँ काफ़ी सारे लोगों के म्यूचुअल फंड्स आते हैं मेरे पास। देखता हूँ 11-11%, 11-11, 12-12% लोगों को केवल सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दिया है म्यूचुअल फंड्स ने। उसके बाद भी 10-10 लाख रुपए लगा के उन्होंने 18-18, 20-20 लाख बनाया है। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सा म्यूचुअल फंड खराब है या 11-12% का रिटर्न से आप बहुत बड़ा कॉर्पस इकट्ठा नहीं कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। फिर मैं उन इन्वेस्टर से कहता हूँ कि यार, एक तो ये म्यूचुअल फंड भी खराब है, इतना तगड़ा 1% से ऊपर का एक्सपेंस रेशियो है, उसके बाद भी आपने फंड इतना डाल के जब 10 पे 18 कमा सकते हो, तो डेफिनेटली आप ऐसा सोचो कि अगर आपको केवल अगर आप एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र को हायर करके अगर आप उससे एक बार पूछ के पैसा डालते तो हो सकता है इससे डबल आपका पैसा बन सकता था। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा पर्पस ही यही क्या है यहाँ पे, एक सही नॉलेज को डिलीवर करना। एक ऐसा म्यूचुअल फंड हो, चाहे एक ऐसा स्टॉक हो जहाँ पर रिस्क आपका मिनिमाइज हो पर रिटर्न ऊपर हो। बस केवल आपको क्या होता है, चीज़ें एक्सप्लोर करनी होती है, और एक्सप्लोर करने के लिए केवल आप मेरे मित्रों चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको हर चीज़ का स्टॉक मार्केट में एक्सप्लोर करवा दूंगा। मेरे मित्रों, आज मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर ये आप म्यूचुअल फंड आज रखते हो जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ, तो डेफिनेटली आप लकी हो इस प्लेनेट के। 3 साल में रिटर्न की बात करूँगा तो 33% का CAGR है। 5 साल में बात करेंगे तो 11.5% का CAGR है। और मैक्सिमम देखो 18% का CAGR इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। यहाँ से मेरे को बड़ा ज़बरदस्त लगा ये चीज़। देख, ऑलमोस्ट 10 साल ये म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। तो लेकिन जो रेटिंग है इसकी 3/5 है, रेटिंग ख़राब है, तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना चाहिए। विहंग नाइक साहब एंड वेणुगोपाल मंगत, ये 2 फंड मैनेजर्स आपके फंड को मैनेज करेंगे। या आपके पास ऑलरेडी इसमें चूँकि 5,000 करोड़ के आसपास पैसा लगा हुआ है, या आपके पास ये ऑलरेडी म्यूचुअल फंड है, तो यही दो शख्स हैं जो आपके पैसे को मैनेज कर रहे हैं। कब किस म्यूचुअल फंड को ऐड किया जाए, कब किस शेयर को ऐड किया जाए, कब किस शेयर को हटाया जाए, तो यही फंड मैनेजर ही ये काम होता है कि डिसाइड किया जाए। देखिए, रिस्क, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ मेरे मित्रों की, जब भी रिस्क की बारी आती है तो रिस्क चूँकि पैसा आपका होता है, नॉलेज मेरा है, अच्छी बात है, ठीक, इससे आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ठीक है, मेरा व्यूज़ पॉइंट बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे मित्रों, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि रिस्क आपका है, पैसा आपका है, तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। किसी भी, चाहे जो भी मैं बता दूं कि भाई ये म्यूचुअल फंड सॉलिड है, इसमें पैसा लगा दो, वो म्यूचुअल फंड बेहतर है, उसमें पैसा लगा दो, मत लगाना जब तक आप अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने जो जानकार हैं फाइनेंस के, उनसे या किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से, फॉर एग्जांपल के तौर पे वो CA है या एडवोकेट है, इन प्रैक्टिस है, ठीक, तो जब तक किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको मिल ना जाए, कहते हैं गुरु और एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र, मेरा मानना है बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो मिल जाएगा। तो इसी तरीके से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि रिस्क बहुत होता है, स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड हो। केवल आप अपना वही पैसा लगा के आओ, स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड हो, जिस पैसे से अगर कुछ वहाँ पे उल्टा सीधा हो जाए तो एटलीस्ट आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ख़राब ना हो। ठीक,
फाइनेंशियल स्टेबल पे आपका कोई इम्पैक्ट ना आए, ना फैमिली के ऊपर ना ही आपके ऊपर, ठीक। नंबर दूसरी चीज़, इससे अच्छा है कि जब आपका अदर पैसा लेके आते हो, आप अदर पैसा यहाँ लेके आ गए, जो प्राइमरी पैसा है कि जो सेविंग है आपकी, जो ब्लड अर्निंग मनी होती है जो, ठीक, तो उसको क्या करना है, बहुत सारा पोर्शन, ऑलमोस्ट आप 60 to 70% आप अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में लेके जाओ। फिक्स डिपॉजिट हालांकि लोगों को पसंद नहीं आता, पर मेरा मानना है फिक्स डिपॉजिट में आप पैसा जरूर रखा करो। 6-7% ही सही, पर वो जो रिटर्न मिलता है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन रिटर्न होता है वो भी, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। रिस्क आपका वेरी हाई होता है क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, देखिए HSBC एक अच्छा फंड हाउस है। HSBC वैल्यू फंड डायरेक्ट ग्रोथ की मैं बात कर रहा था। मैं जब भी बात करता हूँ वो हमेशा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की ही बात करता हूँ। कभी आपने नहीं सुना होगा कि मैं कभी रेगुलर प्लान के बारे में आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसके आगे रेगुलर लिखा हुआ है, तो मेरा मानना, मेरे मित्रों, आप वहाँ से एग्जिट हो जाना। वही म्यूचुअल फंड सेम खरीद लो आके सेम पैसे से डायरेक्ट में, क्योंकि उससे काफ़ी सारा जो कमीशन होता है ना, वो आपके ब्रोकर को चला जाता है, या जिसने आपका रेगुलर में करवाया होता है तो उसके पास चला जाता है। उससे अच्छा है आप डायरेक्ट पे आ जाओ। बहुत आसान है म्यूचुअल फंड खरीदना, चाहे ग्रो से खरीद लो, आप स्टॉक से खरीद लो, या किसी भी ऐप से खरीद लो, बहुत आसान है आजकल खरीदना। 7,883 करोड़ का एसेट साइज है, तो देखो काफ़ी सारे लोगों का पैसा इसके अंदर पड़ा हुआ है। 0.84% का एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करते हैं। एक्सपेंस रेशियो ठीक है। 0.33% का कैश होल्ड करके चलते हैं। कैश 1% से कम इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है। दैट मीन्स कि इन्होंने काफ़ी सारा जो पैसा है वो सारा का सारा ही ऑलमोस्ट समझ लो पैसा स्टॉक्स में लगाया हुआ है। अब जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क तो मुझे इनका पसंद नहीं आया, क्योंकि इन्होंने लिया है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को सेलेक्ट करा। अब देखो 500 स्टॉक्स में से इन्होंने 30-40 लिए, उसके भी बात कर लेंगे। तो इतना बड़ा बेंचमार्क सेलेक्ट करना इनको जरूरी नहीं है। अब ये देखिए यहाँ पर भी दिक्कत है कि एक साल में आप ऐसा समझ लो, फॉर यूनिट्स इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट 1% विल बी चार्ज फॉर रिडम्पशन, है ना, विद इन 1 ईयर। तो आप ऐसा समझ लो, अगर एक साल के अंदर इस म्यूचुअल फंड से निकलने की कोशिश करोगे, सपोज दैट आज आपने पैसा लगाया और 1 साल अभी नहीं हुए हैं और आपको पैसे की जरूरत हो गई, अगर आप निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% पैसा काट के आपको पेमेंट किया जाएगा, ठीक। अब सेक्टर्स की बात करते हैं, किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है। टेक्नोलॉजी, एनर्जी, टेक्सटाइल, ये कुछ सेक्टर्स हैं, 3 सेक्टर जहां पर ऑलमोस्ट 7, 14, 15, 2, 16, 17% के आसपास पैसा पड़ा हुआ है। बाकी सारा पैसा आपका अदर्स में पड़ा हुआ है। अदर्स इन्होंने डिक्लेयर नहीं करे हैं, कोई बात नहीं, पर यहाँ पर मैं बता देता हूँ किन किन शेयर्स में आपका पैसा जाएगा। ICICI बैंक, NTPC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सन फार्मास्यूटिकल। वैल्यू ओरिएंटेड फंड है। जब भी मैं वैल्यू ओरिएंटेड की बात कर रहा था, तो जहाँ भी इनको वैल्यू समझ में आ रहा होगा वहाँ ये पैसा लगाते होंगे, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक पैसा नहीं होगा। सन फार्मास्यूटिकल, इन्फोसिस लिमिटेड, HDFC बैंक, फेडरल बैंक तो यार बहुत टूट गया अभी, देखा होगा आपने। ITC लिमिटेड, जिंदल स्टेनलेस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, लार्सन टूब्रो, इंडियन बैंक, JK लक्ष्मी सीमेंट, KEC इंटरनेशनल, बॉश, हिंदुस्तान एयरनॉटिक्स, करूर वैश्य, कैनरा बैंक, रत्नामणि मेटल्स, भारतीय एयरटेल, फिनोलेक्स केबल, KNR कंस्ट्रक्शन, टेक महिंद्रा, KPR मिल, इंडियन होटल्स, कोरोमंडेल, ब्रिगेड, PNC इंफ्राटेक, परसिस्टेंट सिस्टम्स, JK पेपर, स्कॉट क्यूबोटा एंड ओब्रॉय रियल्टी, रामको सीमेंट, वरुण बेवरेजेस एंड गोदरेज कंज्यूमर, बिरला कॉर्पोरेशन, किर्लोस्कर ऑयल, डॉक्टर रेड्डीज लैब, कैनफिन होम्स, जिंदल स्टील, बिरला सॉफ्ट, मारुति सुजुकी, सोनाटा सॉफ्टवेयर, वर्धमान टेक्सटाइल, हिंडाल्को, SCL टेक, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, जी एंटरटेनमेंट। ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा पड़ा रहेगा। ये सारे शेयर्स हैं यहाँ पर आपका पैसा पड़ा रहेगा। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जितने भी इनके शेयर्स थे सारे के सारे ऑलमोस्ट सारी कंपनियां ब्लू चिप थी, बहुत स्टेबल रिटर्न देते हैं। एटलीस्ट जब मार्केट गिरता है तो इतना ज़्यादा उनमें डाउनफॉल भी नहीं आता है। KPR मिल को ही ले लो, 750 के आसपास था, फिलहाल ये 450 के आसपास KPR मिल आ गया था जब मार्केट टूटा हुआ था। अभी फिलहाल देखो मार्केट ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पर ही है और KPR मिल अभी 600 के आसपास है। ये ऐसे शेयर्स हैं जब मार्केट गिरता है तो डेफिनेटली ये शेयर गिरते हैं, ना केवल ये गिरते बल्कि हर शेयर गिरता है, पर मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे ये शेयर भी ऊपर आ जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि कुछ भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में गड़बड़ ना हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जो ये मैंने अभी बात कही है इन्फोसिस पे लागू नहीं होती है क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। वहीं इन्फोसिस 30-40% अपने 52 वीक हाई से 1900 रुपये से सीधे सीधे अभी 1200-1250 के आसपास खड़ा हुआ है। तो ऐसा क्या है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में गड़बड़ी है, ये पर्टिकुलर शेयर की गड़बड़ी नहीं है, ये मैनेजमेंट के अंदर कोई खराबी नहीं है, रिजल्ट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। इम्पैक्ट है केवल क्या कि यूएस में जो मंदी है उसकी वजह से इस पर इम्पैक्ट आया है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं कुछ और चीज़ बात करूँ HSBC से रिलेटेड,
तो देखो आप HSBC अगर म्यूचुअल फंड की मैं बात करूंगा तो 81,185 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है। 115 स्कीम को ये टोटल मैनेज करते हैं। AUM ऑलमोस्ट 81,000 करोड़ का है। तो ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1-1.5 साल में 1 लाख करोड़ का ये भी फंड हो जाएगा HSBC। 115 स्कीम को ये टोटल मैनेज करते हैं। मेरे मित्रों चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और मेरा यहाँ पर एक टारगेट चल रहा है 2000 सब्सक्राइबर का। ये मेरे मित्रों अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, अपने आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों को, ताकि मेरा सब्सक्राइबर बढ़े, आपका पैसा बढ़े। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।